बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11-12 के लिए अनिवार्य हिंदी की पुस्तक संवाद सेतु का दूसरा अध्याय जनसंचार के परंपरागत माध्यम। इसमें आपने 3 इकाइयों का अध्ययन किया। जनसंचार क्या है, जनसंचार की परिभाषा क्या है और जनसंचार में भाषा की क्या भूमिका होती है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जनसंचार का माध्यम होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति से व्यक्ति में संदेश को पहुंचाना और व्यक्ति से समूह में संदेश को पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। और आपको तो जैसे पता ही है कि व्यक्ति से व्यक्ति में संदेश तो आसानी से पहुंचाया जा सकता है 2 व्यक्तियों के मध्य संवाद के माध्यम से, किंतु जब हम समूह में संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो समूह में संदेश पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक हम अपना संदेश पहुंचा सकें। तो प्राचीन काल में किस प्रकार से संदेश पहुंचाया जाता था, आइए हम बात करते हैं। जब मनुष्य इस धरती पर आया और समूह बनाकर रहने लगा, तब अपनी बातों को वो इशारों के माध्यम से बताता था, तरह तरह की आवाज़ें निकालता था और उसने अपने कई प्रकार के प्रतीक चिन्ह बना लिए थे जिसके माध्यम से वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था। धीरे धीरे जब मनुष्य का विकास हुआ, शहर गांव बसने लगे, राजा महाराजा होने लगे, तो उस समय दुंदुभी और नगाड़ों का प्रयोग किया जाने लगा। जब समूह अधिक बढ़ गया तो अधिक से अधिक लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए व्यक्ति ने ऐसे माध्यम का उपयोग किया जिसके प्रति लोग आकर्षित हों और आकर्षित होकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। बच्चों, जब व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति एक ही स्थान पर जमा हो जाते हैं, तो संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति के लिए आसानी हो जाती है और उसका संदेश बहुत सारे लोगों में एक साथ प्रसारित हो जाता है। तो बच्चों, आपने अधिकतर फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में, जहां शहर के बीच या ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति नगाड़ा बजाता है, दुंदुभी बजाता है या ऐसा कोई वाद्य यंत्र बजाता है जिससे आकर्षित होकर जनता एकत्रित हो जाती है और उस समय वह राजाज्ञा का प्रसार करता है, यानी राजा द्वारा दिया गया संदेश लोगों को सुनाता है। इससे बहुत सारे लोग उस संदेश को जान जाते हैं और खबर सभी ओर फैल जाती है। सामाजिक समारोहों की, किसी घटना की जानकारी देनी हो या शासकीय संदेश देने हो तो नगाड़ा बजाकर सबको एकत्रित कर लिया जाता था और संदेश को प्रसारित कर दिया जाता था ताकि कुछ ही क्षणों में उस ग्रामीण क्षेत्र में या उस शहरी क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक तक वो संदेश पहुंच जाए। हर युग में जनसंचार के अलग अलग माध्यम रहे हैं। पुराने समय में जो माध्यम रहे और कुछ माध्यम जो अभी तक चलते आ रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत माध्यम कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं लोक माध्यमों की। ये जनसंचार के वे माध्यम हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़ी परंपराओं से हमें प्राप्त हुए हैं। इन माध्यमों के द्वारा किसी भी जन समूह तक सूचना एवं संदेश को मनोरंजन के तरीके से पहुंचाया जाता है, यानी इस तरीके से पहुंचाया जाता है कि लोगों का मनोरंजन भी हो और मनोरंजन के लिए जो सहज प्रवृत्ति होती है मनुष्य की आकर्षित होने की, इसलिए वह मनोरंजन की कोई भी चीज़ होती है उसे बड़े ध्यान से सुनता है और देखता है और इसी मनोरंजन के मध्य उसे संदेश भी प्रसारित कर दिया जाता है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ करते थे, जो मनोरंजक कार्यक्रम हुआ करते थे, वे संदेश परक होते थे, सूचना परक होते थे और लोकानुरंजन का ही सशक्त माध्यम होते थे। आज भी बच्चों कई गाँवों में इनका प्रदर्शन किया जाता है और आम जन इसे देखने में बहुत ही गहरी रुचि दर्शाते हैं और इतना ही नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से स्थानों पर अभी लोग पिछड़े हुए हैं। हालांकि शिक्षा से अभी भी बहुत लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी
जो संख्या में हैं बहुत लोग अभी भी साक्षर नहीं हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसलिए जनसंचार के लिए लोक माध्यम की जो परंपराएं हैं, परंपरागत लोक कलाएं हैं, जैसे कि नौटंकी कला है, कठपुतली कला है, भजन है, कावड़ है, गवरी है, नुक्कड़ नाटक है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं। इन लोक माध्यमों के द्वारा ही सरकारी योजनाओं की सूचना, अधिकारों की बात, मतदान आदि की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है। लोक माध्यम में जनता की भाषा में अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।